नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से गवर्नमेंट गुरु 2.0 की क्लास में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आर्टिकल की चौथी क्लास जो हम पढ़ रहे थे। इस सीरीज में हमारी 3 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। चौथी क्लास है जिसमें हम आज कंप्लीट करेंगे जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल एक ऐसा टॉपिक है मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो जहाँ से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत सारे मिलते हैं। ए एंड द, इन तीनों जो आर्टिकल है वहां से कम क्वेश्चन मिलते हैं। जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं ना वो अपने यहाँ से मिलते हैं, जहाँ से हर बच्चा क्वेश्चन को हल नहीं कर पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि एक सब्सक्राइब आपका एक क्वेश्चन जरूर सही करा सकता है। क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ और ऐसी अपडेट आपके लिए लाता रहता हूँ कि कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको वो चीज प्रॉफिट देगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम क्लास बिना किसी टाइम को खराब करे। हेडिंग डालना सब जीरो आर्टिकल। जो बच्चे नोट्स बना रहे थे वो नोट्स में आगे लिख लेना जीरो आर्टिकल। ए एंड द हमारा कंप्लीट हो गया सारे रूल्स। अब आज हम जीरो आर्टिकल करेंगे। जीरो आर्टिकल के जो कुछ नियम है और बिल्कुल सामान्य से नियम है, और पढ़ने का जो तरीका है हमारा बिल्कुल इजी वे में रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ऐसे हार्ड लगेगा या फिर आपको समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल क्लास देखिए आप, रूल्स लिखिए, रूल नंबर 1। क्योंकि हमने जो रूल बनाया ना ये बिल्कुल इजी वे में, ऐसा आपको बिल्कुल किताबों की लैंग्वेज से बिल्कुल हटके हमने वहां से नोट्स बनाकर अलग से आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके में, बिल्कुल साधारण लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में आपको समझा रहे हैं। क्योंकि ये क्लास बिल्कुल जो बच्चे बेसिक से इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, जो इंग्लिश का जिसको फोबिया है उनके लिए है ये क्लास। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1। तो इसमें सबसे पहले लिखिए कि जनरल सेंस का नियम। जनरल सेंस का नियम। जनरल सेंस का नियम। जनरल सेंस का नियम। जनरल सेंस का नियम इससे क्या मतलब है कि देखो, वाक्य में मतलब सेंटेंस में, वाक्य में मैन, वुमेन, नेचर, ये वर्ड का ध्यान रखो थोड़ा ना। वुमेन, नेचर, लाइफ, डेथ, लाइफ, डेथ, आपके साइंस, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अभी आपको पता चलेगा। लिख लो एक बार इसको। आर्ट, आर्ट मतलब कला। लिटरेचर, लिटरेचर। रिलीजन, रिलीजन। सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी हो गया, जैसे वार हो गया, या फिर ऐसे कुछ अन्य शब्द है ना, ईटी से। अगर वाक्य में अगर इनका प्रयोग होता है ना, तो हम इन वर्ड के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। तो इन वर्ड्स के पहले, इन वर्ड्स के पहले जीरो आर्टिकल का यूज होता है। जीरो आर्टिकल मतलब जीरो आर्टिकल आएगा। जीरो आर्टिकल का क्या मतलब है कि कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, वहां क्रॉस आएगा। ओके, ठीक है। तो मतलब वाक्य में जनरल सेंस का नियम मतलब कोई वाक्य है उसमें सामान्य जानकारी दे रखी है। जैसे हम इसे का एग्जांपल देखिए करेंगे। अगर मैन, वुमेन, नेचर, लाइफ, डेथ, सोसाइटी, साइंस, आर्ट, वार, लिटरेचर, रिलीजन, इस तरह के कोई सामान्य जो नियम है, अगर ऐसे वर्ड मिलते हैं तो आपको इस शब्दों के पहले जीरो आर्टिकल का यूज करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल लिखो। इसका एग्जांपल है सबसे पहला एग्जांपल लिखो। कैश, मैन इज मॉर्टल। मैन इज मॉर्टल। मॉर्टल मतलब, मॉर्टल मतलब होता है नश्वर। जिनको नहीं पता वो अलग से लिख लो। मॉर्टल मतलब होता है नश्वर। आदमी नश्वर है, बिल्कुल सामान्य सा हमको बात कहिए कि आदमी नश्वर है, सभी को पता है। तो यहाँ पर जीरो आर्टिकल आएगा। ठीक है। अब देखो सेकंड रूल, सेकंड एग्जांपल। कैश, साइंस इज बूम। ठीक है। साइंस के बारे में बात कर रहा है, बिल्कुल सामान्य सी नियम, साइंस इज बूम। ओके, यहाँ पे भी जीरो आर्टिकल आएगा। तीसरा नंबर का देखो, लिटरेचर। लिटरेचर, लिटरेचर इज द, ये थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस लेते हैं। इज द मिरर ऑफ, मिरर ऑफ द सोसाइटी। लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी मतलब
साहित्य समाज का आईना है। ओके, सामान्य सी जानकारी है ना, जनरल सेंस का नहीं है ना, जनरल थिंग है, तो यहाँ पे जीरो आर्टिकल आएगा, है ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 1। अब हम चलेंगे रूल नंबर नेक्स्ट रूल पे, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि रूल नंबर 2 कहता है आपके रूल नंबर 2 क्या कहता है आपके रूल नंबर 2 कहता है कि जैसे इसमें ऐसे लिखो कुछ शॉर्ट, ठीक है, कुछ शब्द हैं शॉर्ट, टाइप और काइंड। शॉर्ट, टाइप और काइंड, इन वर्ड के बाद में ऑफ आ जाता है ना, ऑफ आ जाता है। शॉर्ट, टाइप और काइंड के बाद में ऑफ आ जाता है ना, तो हम इसके बाद जीरो आर्टिकल का यूज करते हैं। ये नाउन हो गई, मतलब नाउन से पहले आपको पता है कि नाउन से पहले आर्टिकल का यूज होता है, सबसे सिंपल बात, पहली बात। दूसरी बात, जब भी नाउन से पहले आपको ये डैश मिले, रिक्त रिक्त स्थान जिसे हम कहते हैं वो मिले, और उसके पहले शॉर्ट, टाइप, शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ या काइंड ऑफ मिले, तो हमें जीरो आर्टिकल का यूज करना है नाउन से पहले। सिंपल सा रूल है। ये देखो, इसका एग्जांपल अभी मैं देता हूँ, आपको समझ में आएगा। एग्जांपल है, आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ डैश स्टूडेंट, स्टूडेंट्स। ठीक है, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट। तो अब इसमें क्या है कि ये टाइप ऑफ आ गया, ठीक है, ये वाला टाइप ऑफ आ गया, उसके बाद नाउन आ गए स्टूडेंट्स, तो यहाँ जीरो आर्टिकल आएगा। रूल नंबर 3 क्या बोलता है कि रूल नंबर 3 बोलता है रैंक, रैंक के बाद अगर हमारे देखो पोस्ट और टाइटल, टाइटल, रैंक, पोस्ट और टाइटल के बाद अगर ऑफ आ जाता है तो इसके बाद जीरो आर्टिकल का यूज होगा नाउन से पहले। रूल नंबर 3 ये कहता है। रूल नंबर 2 क्या कहता था कि काइंड, टाइप ऑफ, शॉर्ट। देखो, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ और शॉर्ट ऑफ, इनके बाद में अगर ऑफ आ जाता है, मतलब नाउन आ जाता है, ऑफ आ जाता है काइंड, टाइप और शॉर्ट के बाद में, तो हमारे जो है जीरो आर्टिकल आता है। तो रूल नंबर 3 भी ये कहता है कि रैंक, पोस्ट और टाइटल, इसके बाद अगर ऑफ आ जाता है तो जीरो आर्टिकल का यूज होता है। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे हिज फादर, हिज फादर हैज बीन प्रमोटेड, हैज बीन promoted, promoted to the post of, आ गया ना, पोस्ट ऑफ ए मैनेजर, ए मैनेजर। अब देखो, हिज फादर हैज प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ, अब पोस्ट ऑफ आ गया, तो मैंने क्या बताया कि पोस्ट ऑफ आ जाए तो उसके बाद में नाउन आ गई, ये नाउन हो गई, ये पोस्ट ऑफ हो गया, इसके बीच में आर्टिकल लगा हुआ है इसमें। अब देखो, इसमें आर्टिकल लगा हुआ है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ आर्टिकल नहीं आएगा, यहाँ आएगा जीरो आर्टिकल। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं रूल नंबर अपने 4 की तरफ। रूल नंबर 4 क्या कहता है आपका, उसके बारे में जानकारी करते हैं। रूल नंबर 4 कहता है आपका कि रूल नंबर 4, देखो, रूल नंबर 4 कहता है कि दिस, दैट, दिस, दैट, दीज, डॉज, सुने होंगे ना आपने, ये इंग्लिश शुरू यहीं से होती है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, माय, आवर, योर, हिज, हर, देयर, this, that, these, those, each, every, either, neither, my, our, your, his, her, their, अगर etc, है ना। अगर ये वर्ड आ जाते हैं और इन वर्ड के बाद में अगर क्या आता है, इन वर्ड के बाद में नाउन आती है ना, तो यहाँ पे जीरो आर्टिकल आएगा। कैसे आएगा, इसका एग्जांपल देके देखते हैं, लिख लिया होगा आपने। एग्जांपल देखो,
एग्जाम्पल क्या है इसका? सिंपल सा एग्जाम्पल है, सिंपल सी। आपको ये दिखने में रूल बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं ये बिल्कुल एग्जाम्पल जो आते हैं इसको बहुत इजी आते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना, दिस, दैट, दोज, दीज, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, माय, ओवर, योर, हिज, हर, देयर। अगर इसके बाद में अगर नाउन आती है और इसके नाउन से पहले कुछ आर्टिकल के बारे में पूछता है, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। इसका मतलब क्या आएगा? जीरो आर्टिकल। जैसे दिस डैश बुक इज माइन, यह बुक मेरी है। तो जैसे आ जाता है यह बुक मेरी है, दिस इज ए बुक इज माइन। ये तो ए नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा जीरो आर्टिकल, दिस बुक इज माइन। ठीक, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। जैसे माय 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 फ्रेंड लिव्स इन दुबई, मेरा दोस्त दुबई में रहता है। ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, यहाँ जीरो आर्टिकल। अगर यहाँ पे देखो, मैं एक अंतर बताता हूँ। यहाँ पर अगर ए लगा देते हो, इसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। माय ए फ्रेंड लिव्स इन दुबई, मतलब मेरा एक दोस्त दुबई में रहता है, मेरा एक दोस्त दुबई में रहता है ना? इसका मतलब ये हो गया। और माय फ्रेंड लिव इन दुबई, इसका मतलब क्या है? मेरा दोस्त दुबई में रहता है, मेरा एक दोस्त दुबई में रहता है और मेरा दोस्त दुबई में रहता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि माय, ओवर, दिस, दैट, दीज, दोज, इनके बाद में आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ठीक है, रूल नंबर हम स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहता है? रूल नंबर 5 कहता है कि कम, गो, ट्रेवल और जर्नी। कम, गो, ट्रेवल और जर्नी, है ना? अब इसके बाद में ये देखो, यहाँ पे दो चीजें हैं, यहाँ पे दो चीजें हैं। अगर इनके बाद में अगर हमको बाय लिखा हुआ नजर आ जाता है ना, तो बाय लिखा हुआ नजर आता है तो हम करते हैं। अच्छा, एक चीज में इधर और लिख लो, अभी समझ में आएगा। बाय लिखा हुआ जाता है, तो बाय के बाद आ जाता है कार, बस, मतलब जो साधन है, ट्रेन, जीप, ट्रक। ठीक है, देख क्या है कि कम, कम के बाद बाय आ जाए। एक होता है आपके बाय और एक होता है इन, दो चीज है। समझ में आ गया? दो चीज है। जब भी कम, गो, ट्रेवल, मतलब सेंटेंस के अंदर कम, गो, ट्रेवल, जर्नी आ जाए लिखा हुआ, और उसके बाद इनके तुरंत बाद बाय आ जाए, तो बाय आ जाए और उसके बाद नाउन आ जाए, मतलब जो कोई साधन आ जाए, नाउन, ये नाउन ही है। उसके बाद साधन से कोई भी साधन आ जाए जिसके द्वारा आना या जाना होता है, तो ये आ जाए, तो यहाँ पे जीरो आर्टिकल का यूज करेंगे। सिंपल सा अपन को क्या समझना है? कम, गो, ट्रेवल, जर्नी के बाद अगर बाय आता है तो जीरो आर्टिकल का यूज करेंगे, और कम, गो, ट्रेवल और जर्नी के बाद अगर इन आता है तो यहाँ पे ए या एन, इन दोनों में से उच्चारण के हिसाब से यूज करेंगे। अब इसका एग्जाम्पल जो है वो देखते हैं हम। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आ गया वो समझ में? कम, गो, ट्रेवल और जर्नी के बाद अगर बाय आता है तो जीरो आर्टिकल का यूज करेंगे, और इसके बाद अगर आपके इन आता है, इन आता है तो ए और एन हम उसके उच्चारण के हिसाब से यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ये है कि गोज ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल बाय बस, है ना? एक एग्जाम्पल ये है। और एक एग्जाम्पल है ही गोज टू स्कूल इन बस। ये रूल है, इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते कि अब बाय के बाद ऐसा क्यों होता है, इनके बाद ऐसा क्यों होता है, ऐसे में अपन कुछ नहीं कर सकते। ये रूल है, हमें सिंपल सा याद रखना है। जब गो आ गया, ये तो, है ना, गो आ गया, तो गो के बाद में जिसमें होता है कम, गो, ट्रेवल, जर्नी, इसके बाद में जब हमने देखा बाय आ रहा है, हमने देखा इन आ रहा है, ठीक है, तो बाय के बाद जीरो आर्टिकल आएगा। सीधा सा सेंटेंस क्या होगा? ही गोज टू स्कूल बाय बस। और जब ऐसे आ जाए गोज के बाद, मतलब गो के बाद इन आ जाए, तो हम यहाँ पे लगाएंगे उच्चारण के हिसाब से। उच्चारण किसका? नाउन का उच्चारण के हिसाब से ए और एन लगाएंगे। अब आप बताओ, इसमें ए आएगा, एन आएगा। ही गोज टू स्कूल, तो गो के बाद इन आ गया, तो इन आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा? बस। बस कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। तो बै क्या है? कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो व्यंजन से पहले आता है ए, है ना? ही गोज टू स्कूल इन ए बस, इस तरह से ये होगा।
5 नंबर का रूल हो गया कंप्लीट। आगे देखो 6 नंबर का रूल, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या कहता है? मेटल धातु के बारे में जनरली नो आर्टिकल आता है। मेटल होते हैं ना, मेटल, मेटल्स, मेटल्स मतलब धातुएं, धातुएं, मेटल्स के बारे में जब भी सेंटेंस में कहा जाता है, तो मेटल्स के बारे में जब भी सेंटेंस में कहा जाता है तो जनरली क्या होता है? जनरली क्या होता है? यहाँ पे आता है जीरो आर्टिकल, मतलब नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता। और जब भी इसके बारे में पर्टिकुलर टाइम या स्पेसिफिक टाइम दे दिया जाता है, पर्टिकुलर टाइम या स्पेसिफिक बता दिया जाता है उस मेटल्स के बारे में, तो यहाँ पे क्या आएगा? इस यहाँ पे क्या आएगा? फिर आएगा आपके यहाँ पे द। अब यहाँ से थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। हमको क्या है कि अपन जो है पढ़ रहे हैं, तो इसमें जनरली क्या होगा कि जब भी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ना, तो यहाँ से जब भी क्वेश्चन बनेगा, इसका मतलब ये है कि हमको यहाँ पे सेंटेंस का भावार्थ समझना होगा कि वो जनरली सामान्य बात कर रहा है या फिर कुछ एक स्पेशल उसमें कहना चाह रहा है वाक्य में। तो जैसे इसका एग्जांपल मैं अभी आपको देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। डैश आयरन इज ए यूजफुल मेटल, है ना? अभी इसमें देखो, एक एग्जांपल और दे लेते हैं, देख लेते हैं, दोनों में समझ में आएगा। कॉपर, कॉपर इज ए यूजफुल मेटल, ठीक है। या फिर हम बात कर लें यहाँ पे, एक एग्जांपल की एक और ले लेते हैं। गोल्ड, गोल्ड यूज इन दिस ज्वेलरी, ज्वेलरी इज गुड क्वालिटी। मतलब एक जनरल सेंस में बात कर रहा है। ये देखो दो चीजें, एक तो जनरल और एक और पर्टिकुलर। आयरन इज ए यूजफुल मेटल, सबको पता है कि लोहा एक बिल्कुल उपयोगी धातु है, तो जनरल सेंस है, तो यहाँ जीरो आर्टिकल आए, नॉर्मल सी बात है। यहाँ पे देखो कॉपर इज ए यूजफुल मेटल, कॉपर जो है आपके बिल्कुल यूजफुल मेटल है, यहाँ पे भी जनरल सेंस की बात कर रहा है। अब तीसरे सेंटेंस को पढ़ो, इसमें क्या लिखा है? गोल्ड यूज इन दिस ज्वेलरी, मतलब इस ज्वेलरी में जो गोल्ड यूज हुआ है इज गुड क्वालिटी, मतलब पर्टिकुलर चीज बता दी कि अच्छी क्वालिटी का सोना इसमें यूज हुआ है, तो यहाँ आएगा द। पर्टिकुलर बता दी ना कि इस ज्वेलरी के अंदर जो सोना यूज हुआ है वो अच्छी क्वालिटी का है ना, या इस ज्वेलरी में जो सोना यूज हुआ है वो अच्छी क्वालिटी का है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर हो गया, तो यहाँ लग गया दा। जब हमने दा पढ़ा था, तो दा का सबसे सिंपल सा नियम था कि जहाँ पे भी पर्टिकुलर चीज हो जाती है वहां दा आता है, ठीक है। इसके और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हम एग्जांपल और देख लेते हैं, इसके थोड़ा और स्पष्ट हो जाएगा, वैसे समझ में आ गया होगा। डैश गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, प्रीशियस मेटल, ठीक है। मतलब एक हमने पिछले वाला क्वेश्चन देखा कि जो ज्वेलरी में जो सोना यूज हुआ है वो अच्छी क्वालिटी का है, तो मतलब वहां पर्टिकुलर चीज आ गई, तो वो पर्टिकुलर आ गई, तो वहां दा लगाया था। अब इस वाले सेंटेंस में क्या है कि गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, प्रीशियस मतलब महंगा, तो गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल सबको पता है, जनरल बात है, सामान्य बात है, तो यहाँ जीरो आर्टिकल आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो एक एग्जांपल और देखते हैं। गोल्ड इन नेपाल, गोल्ड इन नेपाल is cheaper, cheaper than gold in India, गोल्ड इन इंडिया। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे देखो सामान्य बात तो कर नहीं रहा, आपको समझ में आ जाएगा सेंटेंस पढ़ के कि सामान्य बात तो नहीं कर रहा। गोल्ड इज नेपाल, नेपाल में जो सोना है चीप सस्ता है, देन गोल्ड इन इंडिया, भारत की तुलना में, मतलब पर्टिकुलर बात कर रहे हैं। गोल्ड इन नेपाल, सबसे पहले तो हम ये सेंटेंस को देखो, यहाँ पे लिखा हो गोल्ड इन नेपाल, मतलब कहाँ की बात, कौन से सोने की बात हो रही है? पर्टिकुलर चीज आ गई, नेपाल के सोने की बात हो रही है, तो यहाँ आ गया द।
द गोल्ड इन नेपाल इज चीपर देन गोल्ड इन इंडिया। तो यहाँ पे भी द आएगा। आगे होगा समझ समझ में आपको? बाकी हम प्रैक्टिस करेंगे तब और अच्छे समझ में आ जाएगा बिल्कुल। और वीडियो को बिल्कुल लाइक कर देना आप, ताकि है ना मेरे को बिल्कुल मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसे और भी अच्छे अच्छे एग्जांपल लाके और भी आपको अच्छी भी वे में बताने की जो है कोशिश करो। रूल नंबर 7 देखो, रूल नंबर 7 क्या लिखा हुआ है? लिक्विड, जो भी लिक्विड होते हैं ना हमारे, लिक्विड लिक्विड्स जो भी होते हैं, जैसे इसमें लिक्विड्स में क्या होता है कि जनरली सेंस, ये क्यू है, एक सेकेंड इसको दोबारा लिख देगा। लिक्विड की हम बात कर रहे हैं इसमें, लिक्विड्स, ठीक है। जब भी सामान्य बात करते हैं, जनरली बात करते हैं, जनरली हम बात करते हैं, जनरली बात करते हैं तो नो आर्टिकल आता है, मतलब कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता, जीरो आर्टिकल आता है। और जब भी हम पर्टिकुलर चीज की बात करते हैं, तो पर्टिकुलर जहां पे भी आ जाए ना, आप तो आंख बंद करके जो है आपको दा लगाना है। इसका एग्जांपल देखो, लिक्विड में, लिक्विड फॉर्म में कुछ एग्जांपल आता है, तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब वाटर, पानी 100 डिग्री पर बॉइल्ड होता है। सामान्य सी बात है, नॉर्मल बात है, तो यहाँ जीरो आर्टिकल आएगा, है ना। एक एग्जांपल और देखते हैं, फ्रीज वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे भी जीरो आर्टिकल आएगा, क्योंकि ये सामान्य सी बात है, ठीक है। अब एक एग्जांपल यहाँ पे चेंज होता है, यहाँ पे देखते हैं कि ऑफ दिस पॉन्ड वाटर ऑफ दिस पॉन्ड इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। देखो यहाँ पे अब ये देखो चेंज हो गया, वाटर ऑफ दिस पॉन्ड मतलब इस तालाब का पानी पीने योग्य नहीं है। पॉन्ड मतलब तालाब। तो यहाँ पे पर्टिकुलर चीज हो गई, कौन से तालाब का? इस वाले तालाब का पानी पीने योग्य नहीं है, तो वहां पे आएगा द, ठीक है। यहाँ पे आएगा द। एक चीज, अच्छा, एक चीज मेरे को कमेंट करके बताना, जो हम बोलते हैं ना कि पीने योग्य नहीं है, तो इंग्लिश में बोलते हैं हम एनीथिंग, एनीथिंग एनीथिंग फिट फॉर ड्रिंकिंग, मतलब जो पीने योग्य हो। इसका जो हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, वाक्यांशों में एक शब्द, है ना, वन वर्ड। तो इसका जो होता है, क्या होता है ये बताना, मतलब जो भी पीने योग्य होता है उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कमेंट करके बताना जरूर है। अच्छा, रूल नंबर 8 में हम आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 8 की हम बात करते हैं। रूल नंबर 8 क्या कहता है आपके, कि डिजीज की बात जब भी आती है, डिजीज मतलब बीमारियों की बात जब भी आती है, डिजीज की जब भी बात आती है, तो वहां पे जनरली साइंस में हम देखते हैं, वहां पे क्या आता है आपके, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, क्या हो गई। रूल नंबर 8 हम कर रहे थे, तो यहाँ पे देखो, जब भी डिजीज की बात आती है, डिजीज की बात जब भी जनरली साइंस में आती है, तो वहां पे आता है नो आर्टिकल, ठीक है, जनरली साइंस। और जहां पे पर्टिकुलर बात आ जाती है, तो पर्टिकुलर बात आ जाती है, तो यहाँ आता है द। ये एक अपवाद है। कैसे अपवाद है, एग्जाम्पल देख के समझते हैं। सिंपल सा ये ध्यान रखना है कि डिजीज की जब भी बात आती है, तो डिजीज की बात आती है, तो वहां पे जनरली सेंस में नो आर्टिकल। और जब भी पर्टिकुलर चीज आती है, तो वहां आता है द, ठीक है। जैसे हमने करा इसका एक एग्जाम्पल, कैंसर इज ए फैटल डिजीज, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सी बात कर रहा है, जनरली बात कर रहा है, तो यहाँ आएगा जीरो आर्टिकल। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, हर अंकल हर अंकल डाइड डेड ऑफ डैश ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस,
ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी, है ना। हर अंकल डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ये भी बिल्कुल सामान्य बात कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो गा आता है वो कौन सी बीमारियों के लिए आता है, मतलब यहाँ पे कुछ बीमारियों के नाम दिए गए हैं, उनसे पहले दा आता है। सिंपल सी बात है, जनरल जब भी डिजीज की बात सामान्य होती है वहां पे दा का यूज नहीं होता, लेकिन हम देखेंगे कि कुछ बीमारियों के ऐसे नाम हैं जहाँ पे दा का यूज आपके होता है। वो कौन कौन से हैं उसके बारे में आप लिखिए। जैसे मैंने अपवाद को बताया था कि अपवाद ऐसे करके लिख लो इसको, अपवाद कौन कौन सी है। एक तो होती है मीसल्स, मीसल्स होती है ना, एक बीमारी मीसल्स होती है, एक होती है रिकेटिस, RICKETF, रिकेट्स, है ना। एक होता है मम्स, मम्स, एक होती है प्लेग, एक होती है फ्लू। ये जो बीमारियां हैं इनके साथ हमेशा दा आएगा, ये थोड़ा सा अलग से आप लिख लेना। इनके साथ, इनके साथ दा का यूज होगा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखो इसका एक, बर्ड फ्लू हैज हिट, बर्ड फ्लू हैज हिट द सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, फ्लू आ गया, फ्लू से पहले हमेशा दा आएगा, ठीक है। जब भी इन 5 बीमारियों की बात हो, मीजल्स, रिकेट्स, मम्स और ये क्या नाम से प्लेग और फ्लू, जब भी इनकी बात हो तो यहाँ पे आएगा आपके का। रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 की तरफ से बढ़ते हैं। रूल नंबर 9 क्या आता है कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स की बात करता है। इसकी बात करता है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स की बात करता है। क्या बात करता है कि जनरल सेंस में, जनरल सेंस में यार, जनरल जब भी सेंस होगा, जनरल सेंस में जीरो आर्टिकल आएगा, ठीक है। और पर्टिकुलर सेंस में आएगा आपके, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। जनरल सेंस में नो आर्टिकल, और पर्टिकुलर सेंस में जब भी बात करें तो दा का यूज होगा। इसके एग्जांपल से हम समझते हैं। देखो क्वेश्चन बनते ही जीरो आर्टिकल वाले से दा से, बाकी ए और एन का तो हर कोई कर देता है। अगर ये वाली क्लास अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई ना, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होने वाला आर्टिकल्स का। तो कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं किसी भी बुक को, ये बिल्कुल आप ध्यान रखना, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ही करनी है आपको। एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़े से लंबा है इसलिए। जैसे हम बात करें कि डैश क्रिकेट, क्रिकेट जो कि आपका सबका प्यारा गेम, क्रिकेट इज ए पॉपुलर स्पोर्ट ऑफ इंडिया, पॉपुलर स्पोर्ट्स, पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया। सबको पता है, जनरल सेंस में बात हो रही है कि ना इंडिया में जो है क्रिकेट फेमस है, तो ये जनरल सेंस में बात हो रही है, तो यहाँ पे हम बल ने क्या कर दिया, जीरो आर्टिकल। अब देखो इस वाले को थोड़ा सा देखना है ना, फुटबॉल, फुटबॉल ऑफ मोहन बागान, मोहन बागान इज लाइक्ड बाय ऑल। पर्टिकुलर बात आ गई, मोहन बागान का जो फुटबॉल में है वो सबके द्वारा पसंद किया गया, तो यहाँ पर्टिकुलर बात आती है दा आ गया। अब एक चीज और बता देता हूँ, पर्टिकुलर जब भी आता है ना तो यहाँ पे ऑफ जरूर आता है, ये ऑफ जरूर आता है, ठीक है। ये रूल नंबर 9 है, इतना है। अब चलते हैं रूल नंबर 10 की तरफ। रूल नंबर 10 क्या कहता है आपका, रूल नंबर 10 कहता है आपका कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती है भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट संज्ञा आपको पता हुई कौन कौन सी होती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसके बारे में हम बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इसकी हम बात करते हैं। तो इसमें जो जनरल सेंस होता है, जनरल सेंस में जब भी हम बात करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, जीरो आर्टिकल, या फिर हम लिख दें नो आर्टिकल,
ठीक है। और जब भी पर्टिकुलर की बात करेगा, देखो शुरू से वही चल रहा है कि जनरल सेंस की बात करेगा तो जीरो आर्टिकल आएगा, और पर्टिकुलर की बात करेगा तो द आर्टिकल आएगा। तो ये बिल्कुल समझने वाली बात है, तो याद रखने वाली बात नहीं है, समझना केवल आपको एग्जाम्पल्स हैं। तो एग्जाम्पल इस वाले का देखें, एब्स्ट्रैक्ट मतलब भाववाचक। भाववाचक क्या है? यूनिटी इज स्ट्रेंथ, मतलब संगठन में ही शक्ति है। ठीक है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं, नॉलेज। नॉलेज इज इज पावर। जनरल सेंस में बात करता है तो यहाँ आएंगे जीरो आर्टिकल। ठीक है, अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर सेंस की। पर्टिकुलर सेंस की हम बात करते हैं तो ऑनेस्टी ऑफ द ओल्ड बेगर, ओल्ड बेगर was praised by everyone, praised by everyone। ठीक है, ऑनेस्टी ऑफ द ओल्ड बेगर मतलब इसमें पर्टिकुलर चीज दे दी, भाववाचक संज्ञा देगी, ईमानदारी। किसकी ईमानदारी? बूढ़े भिखारी की ईमानदारी, ओल्ड बेगर। पर्टिकुलर चीज दे दी। मैंने क्या बताया था अभी आपको पिछले में, ऑफ आता है हमेशा पर्टिकुलर चीज के लिए, तो यहाँ आएगा द। तो द ऑनेस्टी ऑफ द ओल्ड बेगर वॉज प्रेज्ड बाय एवरीवन। ठीक है, तो ये हो गया आपका रूल नंबर 10। देखो छोटे छोटे से रूल्स हैं, आप ये मत देखा कि हाँ इतनी संख्या में रूल करा दिए, रूल्स हैं बिल्कुल छोटे छोटे। अब जैसे हमने रूल्स पढ़े थे कि काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, शॉर्ट्स ऑफ, उसके बाद हमने रूल्स पढ़ा था कि रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ। ठीक है, तो हम इन दोनों रूल्स को एक भी करा सकता था, लेकिन क्या है कि अपन जितना खोल के पढ़ेंगे ना चीजों को, उतना हमको ज्यादा समझ में आएगी। इसी तरह से रूल नंबर है 11, लैंग्वेज जितनी भी होती है ना आपकी, उसके बारे में, कि लैंग्वेज से पहले क्या आता है। लैंग्वेज से पहले क्या आता है? तो लैंग्वेज की जब भी बात होती है तो लैंग्वेज में होता है एक तो जनरली और एक होता है पर्टिकुलर। तो जनरली में तो आता है आपके नो आर्टिकल, जैसा कि आपको सबको पता है, और जब पर्टिकुलर की बात हो जाती है तो यहाँ आता है आपके ता। ठीक है, और ये वाला जो नियम है ना वो आपके थोड़ा लंबा चलने वाला है। अब जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, सामान्य वाले, जनरली वाले। सामान्य क्या है कि इंग्लिश, इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज। ठीक है, क्यों अटक रहा है? राइटिंग तो समझ में आ रही होगी आपको, लैंग्वेज है ना। तो सामान्य से बात कर रहा है कि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, तो यहाँ पे आएगा जीरो आर्टिकल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दूसरी चीज, दूसरा एग्जांपल देखो, संस्कृत, संस्कृत इज द मदर, इज द मदर, मदर ऑफ ऑल मॉडर्न लैंग्वेज, लैंग्वेज। ठीक है, संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल मॉडर्न लैंग्वेज। सामान्य सी बात कर रहा है कि संस्कृत जो है आधुनिक भाषाओं की जननी है। तीसरे नंबर में हम देखें तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं, चाइनीज, चाइनीज इज द, अच्छा चाइनीज लैंग्वेज का दूसरा नाम क्या है आपको ध्यान होगा, जिसको भी पता है वो कमेंट बॉक्स में बताएं, और अपना नाम भी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। चाइनीज इज द मोस्ट, चाइनीज इज द मोस्ट डिफिकल्ट, डिफिकल्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। देखो चाइनीज जो है लैंग्वेज वो दुनिया की सबसे कठिन भाषा है, देखने से समझ में नहीं आता होगा आपको, है ना।
क्योंकि देखो ऐसे 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 पता नहीं कैसे कैसे लिखा रहता है उसमें ना, देखा होगा आपने इस तरह से, जैसे चाइनीज, अब इसका भी कुछ मतलब होगा वैसे, चाइना चाइनीज भाषा में नहीं। तो अब ये देखो, ये भी बिल्कुल जनरल बात कर रहा है, तो जनरल बात कर रहा है तो यहाँ आएगा जीरो आर्टिकल। ठीक है, जीरो आर्टिकल यहाँ पे आएगा। अब देखो इस रूल्स में है अपवाद, एक्सेप्शन, अपवाद। लिखो अपवाद, अपवाद क्या है? जनरल सेंस में नो आर्टिकल है। अब अपवाद देखो क्या है, इसका एक फॉर्मूला मैं बताता हूँ आपको। जब भी नेम ऑफ लैंग्वेज आता है, नेम ऑफ लैंग्वेज, नेम ऑफ लैंग्वेज आ जाए, प्लस फिर लैंग्वेज आ जाए, उसके साथ लैंग्वेज लगा हुआ आ जाए, है ना, तो क्या आएगा? ता आएगा। लिख लेना इसको एक से, नेम ऑफ लैंग्वेज आ जाए और उसके बाद लैंग्वेज लगा हुआ आ जाए शब्द, ये वर्ड आएगा लैंग्वेज लगा हुआ, उसके बाद दा आएगा। ठीक है, जिसके इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम, इसका एग्जाम्पल क्या है ना, इसका एग्जाम्पल है he cannot he cannot speak speak Russian language। ठीक है, he cannot speak Russian language, ये जी है। ठीक, तो यहाँ पे रशियन क्या हो गया, भाषा आ गई, भाषा का नाम आ गया ना रशियन लैंग्वेज, लैंग्वेज लगा हुआ आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा? था। तो ही कैन नॉट स्पीक द रशियन लैंग्वेज, इस तरह से आएगा। ठीक, अब इसमें एक चीज और देखो, ये तो एक चीज हो गई, दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है कि सेंटेंस में वर्ड यूज अगर ट्रांसलेट आ जाता है ना, जब भी सेंटेंस में, जब भी सेंटेंस के अंदर ट्रांसलेट वर्ड आ जाता है, क्या आ जाता है? ट्रांसलेट वर्ड आ जाता है, ध्यान रखना, तो भी द आएगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है आपके द पैराग्राफ, द पैराग्राफ, ग्राफ, ये पी है, ये एच है। द पैराग्राफ हैज बीन, द पैराग्राफ हैज बीन ट्रांसलेटेड, ट्रांसलेटेड फ्रॉम फ्रॉम जर्मन। द पैराग्राफ हैज बीन ट्रांसलेटेड फ्रॉम जर्मन, यहाँ पे आ गया कौन सा वर्ड आ गया? ट्रांसलेटेड, तो यहाँ आएगा ट्रांसलेटेड आती द पैराग्राफ हैज बीन ट्रांसलेटेड फ्रॉम द जर्मन, इस तरह से होगा। ठीक है, अब इसमें जैसे मान लो आपको मैं एक एग्जांपल से वो समझ में आ जाएगा, ये वाला कौन सा वाला, ऊपर वाला, जैसे यहाँ तक ये लैंग्वेज, ये वाला वर्ड हट जाता, कौन सा वाला? लैंग्वेज जो है ये हट जाता, तो इसका पूरा भाव ही चेंज हो जाता सेंटेंस का। मैंने क्या कहा आपको कि लैंग्वेज लगाना चाहिए किसी भी भाषा के, मतलब किसी भी ये नेम ऑफ लैंग्वेज, रशियन लैंग्वेज है, रशियन, यहाँ पे ये क्या होता है? ही कैन नॉट द रशियन, ही कैन नॉट स्पीक द रशियन, मतलब वह रशियन नहीं बोल सकता, ये ठीक है बात। लेकिन यहाँ पे अगर रशियन है, लैंग्वेज नहीं आ गए, तो यहाँ पे दा नहीं आएगा, यहाँ जीरो आर्टिकल आएगा, लेकिन दा तभी आएगा जब यहाँ पे लैंग्वेज लिखा हुआ होगा। ठीक है, ये इतनी सी सिंपल सी बात थी। रूल नंबर 11 कंप्लीट हो गया। रूल नंबर 12 नेक्स्ट चलते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है? नेम ऑफ सीजन, सीजन के जो भी नाम है ना, नेम ऑफ, मैं मिला मिला के नहीं लिख रहा, उसमें मिस्टेक हो जाती थोड़ी, है ना, अभी आदत नहीं है ना इसको चलाने की। नेम ऑफ सीजन, सीजन्स जो होते हैं ऋतुओं के नाम से पहले, है ना, ऋतुओं के नाम से पहले क्या आएगा? जनरल सेंस में नो आर्टिकल आएगा, और हम जब भी पर्टिकुलर की बात करेंगे तो द आएगा। तो जनरल सेंस में नो आर्टिकल का यूज हो गया, दिख रहे ना इस चीज को। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल है समर, समर इज ए हॉट सीजन,
समर इज ए हॉट सीजन। तो सबको पता है कि गर्मियाँ जो है समर जो है गर्म होता है। तो ये जनरली सेंस है, तो यहाँ पर आएगा जीरो आर्टिकल। सामान्य बात है, सबको पता है इस चीज का। ठीक। सेकंड एग्जांपल देखो कि समर समर ऑफ द समर ऑफ वेस्टर्न समर ऑफ वेस्टर्न पार्ट समर ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान इज बियॉन्ड टॉलरेंस। मतलब क्या लिखोगे, जो वेस्टर्न राजस्थान जो पश्चिमी राजस्थान की जो गर्मी है ना, बहुत असहनीय होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, पर्टिकुलर बता दी ना इसमें, समर ऑफ। ऑफ मैंने बताया था कि पर्टिकुलर के सेंस में आता है, तो यहाँ पे आएगा द समर ऑफ। अब यहाँ पे भी क्या बता रहा है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ। जब मैंने आपको दा वाला जो पढ़ाया था, तब मैंने आपको समझाया था कि जब भी वेस्टर्न जैसे ईस्ट वेस्ट, तो इस सेंस में तो दा का यूज नहीं होता, लेकिन जब इस तरह से आता था वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे दा का यूज आता है। तो द समर ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान इज बियॉन्ड टॉलरेंस। ठीक है। इस तरह से यहाँ पे रूल नंबर 12 खत्म हो गया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे वाले रूल्स देखेंगे, और आगे वाले जो है नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हमारा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे जो आर्टिकल है इसकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।